हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा जूलॉजी पोर्शन है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है बोल रहा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है वायरस। अब वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड करता है, जो सर्दी खांसी होती है वो वायरस की वजह से हो सकता है। टाइफाइड, सॉल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल क्या है बताइए, करेक्ट है। तीसरा जो दिया है माइक्रोस्पोरम फाइलियरेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं या हाथी पांव कहते हैं, ये माइक्रोस्पोरम से नहीं होता। मतलब ये बिल्कुल क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो ये पेयर बिल्कुल गलत है। बिकॉज फाइलियरेसिस या हाथी पांव जो होता है वो होता है बुचेरिया वर्म से, या बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, याद रखना है। तो ये जो मैच है वो बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। और फोर्थ जो होता है मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है बताइए, फाइलेरियसिस। एक बात याद रखिएगा, फाइलेरियसिस को हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं लोअर लिम्स के, जैसे एक इंसान है, तो इंसान का यदि लोअर लिम्स होता है जैसे पाँव वगैरह है, तो यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड वगैरह पाए जाते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे ये सूज जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेस्टिस होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइलेरिसिस में क्या होता है, तो लोअर लिम्स का जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाता है, सूज जाता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डक्टस कोलिडोकस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डक्टस कोलिडोकस का कार्य किसे कैरी करना होता है, मतलब किसको ये कैरी करता है। तो चार ऑप्शन है, ओवा, बाइल, मूत्र या स्पर्म। तो डक्टस कोलिडोकस जो होता है ये बाइल को क्या करता है, कैरी करता है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही। आइए देखते हैं कि डक्टस कोलिडोकस होता कैसे है। तो इसको थोड़ा सा एक नॉर्मल एक डायग्रामेटिक अपन समझ लेते हैं कि डक्टस कोलिडोकस क्या चीज है। अब जैसे मान लो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है। और हमको पता है कि यहाँ पर हमारा होता है लिवर, और लिवर से आप सभी को पता है लिवर बनाता है बाइल। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाइल कहाँ बनता है, तो एक और अच्छा क्वेश्चन है कि बाइल जो है वो हमारे लिवर में बनता है। यहीं पर गॉल ब्लैडर होता है, तो मैं थोड़ा सा बाहर कर दे रहा हूँ। गॉल ब्लैडर जो होता है, यहाँ पर लिवर जो होता है यहाँ से राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू क्या होता है, आगे ओपन होता है और गॉल ब्लैडर में एंटर करता है। तो गॉल ब्लैडर में जाकर ये क्या होता है बताओ, कंसंट्रेट होता है। तो दो क्वेश्चन पूछता है, बाइल कहाँ बनता है, तो बाइल जो है वो लिवर में बनेगा, और लिवर में बनने के बाद फिर कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में, और यहाँ पर वो कंसंट्रेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो डक्ट होता है, किसका डक्ट होता है पूछेगा कि गॉल ब्लैडर का, तो इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्लियर, ध्यान रहेगा, सिस्टिक डक्ट। और मैं आपको सिंपल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है वो हमारे इस डक्ट से मिल जाता है। किससे ये अब जब एक साथ होता है तो ये जो कहलाता है, इसी को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसे को, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर ओपन होता है हम सभी को पता है, यहाँ पर क्या होता है बताइए, पेंक्रियाज होता है। तो पेंक्रियाज का डक्ट और यहाँ का डक्ट हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहलाता है, जो दोनों खुलते हैं कहाँ पर, हमारे डिओडिनम में। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस डक्ट को क्या कहते हैं, ये जो डक्ट हमें दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है डक्टस कोलिडोकस। तो देखिए क्या लेकर जा रहा है बताइए, बाइल। तो बाइल क्या काम करता है,
तो बाद में पढ़ते हैं हम लोग डाइजेस्टिव में, थ्योरी क्लासेस में आप इसे समझ सकते हैं कि बाइल जो होता है हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में क्या आता है, काम आता है। तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आ गया है। और एक क्वेश्चन और बता सकता हूं कि ये जो हमारा डक्ट है, डक्टस पॉलीडोकस, ये जो होता है जाता है पेंक्रियास के डक्ट से, दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों एक दरवाजे से खुलते हैं। किसमें? डियोडिनम में। ये वाला डक्ट और पेंक्रियास से आने वाला डक्ट, दोनों डक्ट कहलाते हैं क्या चीज बताइए? हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और जिस दरवाजे से खुलते हैं इसको ओडी स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों किस दरवाजे के थ्रू डियोडिनम में खुलते हैं, तो स्फिंक्टर ऑफ क्या बोलेंगे? ओडी। क्या बोलते हैं इसको? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और बाइल क्या काम करता है पूछेगा तो क्या बता सकते हैं? फैट का डाइजेशन कहां पर होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बाइल जूस के थ्रू होता है। और डाइजेशन तो खैर अलग अलग एरिया में होता है, उसको हम अलग से स्टडी करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीथीरियंस जो होते हैं, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है अगेन। ये डेवलप हुआ था जब हम कहानी पढ़ते हैं इवोल्यूशन की। तो प्रोटोथीरियंस जो होते हैं रेप्टाइल से क्या हुआ है, इनका ओरिजिन हुआ है। तो प्रोटेथेरियन का विकास किन से हुआ है पूछेगा तो रेप्टाइल से ये डेवलप हुए हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एंटीबॉडीज क्या है। तो हमको पता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कहां पर बनता है, क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर देंगे बताओ? हमारा ब्लड होता है, सरफेस आरबीसी होता है, सरफेस में पाया जाता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यस, प्लाज्मा में क्या बनता है? एंटीबॉडी होता है। और हमें पता है इसके 2 चेन होते हैं इस तरीके से। ऐसा H2L2 चेन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एंटीबॉडीज को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? H2 और L2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहां क्वेश्चन दिया ओवम किस भाग में स्पर्म को रिसीव करता है? एनिमल पोल। देखो ये दोनों क्वेश्चन तो इक्वेटर और पिगमेंटेड एरिया तो नहीं हो सकते। तो जैसे स्पर्म आ रहा है तो ये स्पर्म जो होता है इस ओवम के किस पार्ट में रिसीव होते हैं? एनिमल पोल और क्या है? वेजिटल पोल होता है। तो याद रखिएगा जो इसका एनिमल पोल है वहां पर ओवम क्या होता है बताइए? स्पर्म को रिसीव करता है, वहां पर उसके रिसेप्टर्स होते हैं, जाकर वो बाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्सुपियल कंगारू, ठीक है। मार्सुपियल कंगारू जो होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। ओवीपेरस होते हैं कि वीवीपेरस होते हैं कि ओवो वीवीपेरस होते हैं कि एक अलग ही कैटेगरी है? अब देखो मार्सुपियल कंगारू अंडा नहीं देता, बच्चा देता है। और जो बच्चा देता है वो वीवीपेरस कहलाता है और जो अंडे देने वाले होते हैं वो ओवीपेरस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा बताइए? मार्सुपियल कंगारू क्या है? ओवीपेरस है कि वीवीपेरस है? तो आंसर है वीवीपेरस। क्या लगाएंगे बताइए? सिंपल वीवीपेरस। क्लियर है? अब पेलियोजोइक एरा किस पीरियड में, पेलियोजोइक एरा के किस पीरियड में अलग अलग यहाँ पर पीरियड्स थे जो हम क्लासिफाइड करते हैं थ्योरीज में। जैसा कि आपने देखा था कि फर्स्ट कशेरुकी अपेयर हुए थे तो वो था डेवोनियन। कौन सा था याद रखिएगा? डेवोनियन। अब इसके बारे में बताया गया था कि आप लोगों को रेप्टाइल्स कब आए थे, एम्फीबियंस कब आए थे, एवीज कब आए थे। तो सबका एक इरा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जुरासिक पार्क वगैरह। तो ये सब चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस करते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या देना है? पेलियोजोइक इरा किस पीरियड में, किस पीरियड में हमने फर्स्ट वर्टिब्रेट को देखा था?
तो आंसर क्या देंगे, डेवोनियन। क्या देंगे, डेवोनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रामाइसिन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है एंथ्रामाइसिन क्या होता है, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल। तो ये एंथ्रामाइसिन जो होता है एंटी ट्यूमर होता है। क्या होता है ये, एंटी ट्यूमर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जंतुओं में डगनला बीमारी किसकी कमी से होता है। अब डगनला बीमारी क्या है, एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स, तो एनिमल्स में क्या होता है, यहाँ पर सेलेनियम, एक्चुअल में सेलेनियम जो होता है उसके प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है बताओ, डगनला बीमारी होती है। जैसे कि गैंग्रीन बोलते हैं ना, गैंग्रीन मतलब सड़ना, तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये देखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं में डगनला बीमारी किसकी कमी से होगी, तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, सेलेनियम। क्या देंगे, सेलेनियम। गैंग्रीन रोग है ये भी कह सकते हैं, जो इंसान में होता है कि पशुओं में देखा जाता है, तो जनरली ये किस में होता है, पशुओं में देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूध दूध में जो पीले रंग की क्रीमी लेयर होती है ना, वो किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना स्यूडोमोनास सिनजेंथा, इसकी वजह से दूध में जो आपको पीले रंग की क्रीमी लेयर देखने को मिलती है, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज है कौन सा, इनमें जो है सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज है। अब देखो, इनमें 5-6 जो हमने पढ़ा था वही कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जहां पर भी यहाँ पर जैसे हीमोफीलिया है, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तो हो ही नहीं सकता। कॉलरा, ये भी हो नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियोसिस, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो गोनोरिया है, हेपेटाइटिस बी है और क्लेमाइडियोसिस है। एक क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर याद रखिएगा लिवर। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी और जो HIV होता है, ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को खराब नहीं करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी में क्या खराब होता है, जनरली देखा जाए तो लिवर, क्योंकि नाम ही है हेपेटासाइटिस, हेपेटिक सेल किस में पाया जाता है, तो लिवर में पाया जाता है। तो यहाँ का आंसर क्या जाएगा बताइए, पूछेगा तो क्या बोलेंगे, लिवर। और HIV में क्या खराब होता है, तो ये जो वायरस होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जैसे हेल्पर टी सेल का नाम सुना होगा, हेल्पर टी सेल जानते हैं क्या होता है, जो हमारे शरीर में क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी क्या होता है, बनाने में हेल्प करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। यदि किसी इंसान के शरीर में हेल्पर टी सेल ही क्या हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो बताइए एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा, तो बताइए हमको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर में हो जाएंगे। इसीलिए तो इसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका आंसर ये होता है, यह हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योगर्ट जानते हैं, दही, दही किससे बनता है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस दिया है हमको, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जिसकी वजह से खट्टापन जो देखा जाता है ना दही में, तो ये होता है। योगर्ट किससे बनता है, तो आंसर क्या होता है, ए और बी दोनों के मिक्सचर कल्चर से हम क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सेंटर स्थित होता है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, श्वसन केंद्र, जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये जो हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल में रखता है, तो अगेन याद रखना है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, 3 चीजें याद रख सकते हैं हमारा, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो, चाहे ब्रीथिंग रेट हो, यस, ये दोनों याद रखिएगा। श्वसन केंद्र जो होते हैं इन्हें कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन और सांस को। और इसके साथ साथ जो उल्टी का केंद्र है, जैसे हमें उल्टी आती है, जब हमारे स्टमक में कुछ भी चीज एक्सेप्ट नहीं होना है और वो उसे लगता है कि अब इसे बॉडी से क्या कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए,
तो ये भी जो कंट्रोल होता है वो भी आंसर क्या जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो याद रख लीजिए, चाहे आपकी दिल की धड़कन हो, चाहे सांस का चलना हो, या फिर कभी उल्टी हो, ये तीनों को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन सा होता है, तो आंसर क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में एम्बुलेक्रल ग्रूव्स अनुपस्थित होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, किसमें एम्बुलेक्रल ग्रूव्स एब्सेंट होता है, एस्टिराइडिया, क्रिनाइडिया, ऑफियूराइडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो एक क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, किसमें नहीं पाया जाता है, तो आंसर याद रखिएगा ऑफियूराइडिया। क्लासिफिकेशन पर जब अपन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस वहां पर हमने किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बीओडी। बीओडी क्या है? बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां से तो सर दोनों आंसर क्या जा रहा है, बोलो सही जा रहा है, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया था, इसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, बीओडी मतलब होता है यदि किसी भी प्लांट में, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जानते हैं ना, पानी को, जो गंदा पानी रहता है घर से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, सोसाइटी से निकलता है, तो उस पानी को हम डायरेक्ट नदी में छोड़ने से पहले क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग टैंक में डालकर इसे क्या किया जाता है, बोलो साफ किया जाता है। तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बीओडी। बीओडी वो है जो किसी भी पॉल्यूशन को बताता है। मतलब कैसे? यदि किसी पानी में, किसी पानी में बीओडी लेवल बढ़ा है, तो समझ जाइए उस पानी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, बोलो कम। बीओडी का बढ़ना मतलब प्रदूषण का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना मतलब ऑक्सीजन का कम होना। अब सोचिए, यदि किसी वाटर का बीओडी लेवल हाई है तो वाटर में ऑक्सीजन कम है। तो मान लीजिए एक ऐसी नदी है जहां पर बीओडी लेवल हाई है, बीओडी लेवल हाई है तो ऑक्सीजन कम है, तो बताइए यहाँ पर जो फिशेस होंगे उन लोग सरवाइव ठीक से कर पाएंगे कि इनका डेथ हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बीओडी जो होता है वो एक प्रकार से प्रदूषण को ही बताता है, जिसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों ही आंसर क्या है यहाँ पर सही है, इसलिए ये आंसर को विलोपित किया गया था। चलिए, अगला रिप्रोडक्शन से एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछ रहा है यहाँ पर कि वुल्फियन डक्ट क्या बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वुल्फियन डक्ट क्या बनाता है। तो वुल्फियन डक्ट है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, नंबर फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब, यूरिनरी ट्रैक, एपिडिडाइमिस और इजाकुलेटरी डक्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वुल्फियन डक्ट जो होता है वो मेल में भी देखने को मिलता है और फीमेल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम मेल की बात करते हैं तो जनरली ये क्या करता है बताओ, जितने भी ये डक्ट होता है मेल के ग्लैंड्स को बनाता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाता है। तो ओविडक्ट क्या है बताइए, यहाँ पर ओविडक्ट क्या है, यहाँ पर फीमेल पार्ट है ना, तो इस हिसाब से तो ये नहीं बनेगा, वो तो डन है। लेकिन ये तीनों के तीनों में यदि देखा जाए तो इजाकुलेटरी डक्ट तो मेल का पार्ट है, एपिडिडाइमिस भी मेल का पार्ट है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट तो दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर एक से ज्यादा है, इसीलिए इनको भी क्या किया गया था, विलोपित कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा, जो वुल्फियन डक्ट होता है वो मेल पार्ट बनाता है, ये हमें याद रखना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मुलेरियन डक्ट भी होता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो फीमेल पार्ट को बनाने में मदद करता है। अगले प्रश्न की तरफ देखें, मनुष्य की जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो हम बताएंगे डेमोग्राफी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि मनुष्य की जनसंख्या की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या है, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मिल्क, दूध के उत्पादन में कौन सा हार्मोन मदद करता है। देखिए, मिल्क बनाने के लिए यदि पूछे तो आंसर क्या देना है,
प्रोलैक्टिन, जो कहाँ से निकलता है पूछेगा तो याद रखो, हमारे मास्टर ग्लैंड का नाम सुना है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है बताइए, प्रोलैक्टिन। वैसे जनरली देखा जाए तो प्रोलैक्टिन, एफएसएच और एलएच, ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग कौन सा ग्लैंड कहते हैं, याद करिएगा, मास्टर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब बेबी क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है बताओ, डेवलप हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है बताइए, हमारा जो फुल्ली डेवलप फोइटस और जो प्लेसेंटा होता है, वो दोनों इसे कहते हैं कि यस कॉन्ट्रेक्शन कराया जाए। तो यहाँ पर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकालने के लिए, यस ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर लेबर पेन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से बेबी क्या हो सके, बोलो, बाहर आ सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि बनाने वाला हार्मोन मिल्क वो है प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर करने का काम जो होता है वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। देखिए, पुराने जमाने में, मतलब कई साल पहले पहले की बात है, कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के लिए हम इसका यूज करते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये था कि सेक्स क्रोमोसोम्स की भी स्टडी हो जाती थी, जिससे हम लिंग निर्धारण कर सकते थे। लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे सेक्स डिटरमाइन होने लग गए थे। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एमनियोसेंटेसिस किस चीज को जानने के लिए होता था, तो लिंग निर्धारण के लिए बिल्कुल आंसर नहीं लगाएंगे, लिंग निर्धारण हो सकता था इसीलिए बैन लगाया गया। आंसर है क्या चीज बताइए, भ्रूण की बीमारी जानने के लिए। जब बेबी अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो इनिशियल स्टेज में एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, उसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके टेस्ट करते हैं कि उनके क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम्स में किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसका पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का हम क्या करते हैं बताओ, यूज करते थे, लेकिन आजकल इसको बंद कर दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन एक विटामिन पे आएगा, बहुत सारे विटामिन है, सारे के सारे यहाँ पर जैसे ए डी ई दे देता तो फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाता। तो ये इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए को रेटिनॉल कहते हैं, कमी से होता है जीरोपैथेलमिया और रतौंधी। डी की कमी से होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलाइसिया, हड्डी की प्रॉब्लम होती है। के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन से फलों में हमको विटामिन सी देखने को मिलेगा, खट्टा फल खाए हैं तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में क्या देखने को मिलता है बताइए, विटामिन सी। तो क्वेश्चन पूछेगा विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, और तो खून की कमी। किसकी कमी होती है, खून की कमी। तो यदि खून की कमी है उसको हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, एनीमिया। यदि किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, और तो विटामिन सी खाइए, और तो विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, खूब खट्टे फल खाइए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी क्या है। एटीपी मतलब होता क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है। देखो प्यूरिन तो है नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ा है ना, ये एक प्रकार का न्यूक्लियो क्या है बताइए, टाइड है। क्या है बताइए, न्यूक्लियोटाइड है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये लैकोप्रॉन कॉन्सेप्ट है, लैक्टोज जानते हैं ना, जो
मीडियम को रिप्रेजेंट करता है लैग जो होता है, और ओपेरॉन जो स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन दोनों को एक साथ कहा जाता है, वो कहलाता है हमारा ओपेरॉन। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर होता है रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, आई प्रमोटर, और यहाँ पर ओ होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और यहीं पर एक और जीन देखते हैं ZYA, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन, और ये रेगुलेटर जीन हो गया और ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये दोनों को हम एक साथ कह देते हैं ओपेरॉन। यहाँ पर कहा गया है कि यदि DNA mRNA बनाता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन से क्या करता है, बाइंड करता है, कहाँ पर, तो यस आंसर देंगे इसके ऑपरेटर साइट पे। ठीक, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं लैकोप्रोन स्टार्ट होता है, लेकिन वो हाई कंसेप्ट में हम चल सकते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, यस ऑपरेटर होगा। तो रिप्रेसर ऑपेरॉन के किस पार्ट पे बाइंड करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो क्या आंसर देंगे, यस ऑपरेटर साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछ रहा है, DNA के हेलिक्स में साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। देखिए DNA पे तो क्वेश्चन बनना ही था, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, कि हेलिक्स जो जानते हैं, DNA का हेलिक्स जिसमें हम लोग जानते हैं पेंटोस शुगर होता है, याद रहे, और यहाँ पर जो होता है पेंटोस शुगर वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यदि यहीं पर मैं अगले पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर यदि ग्वानोसिन है तो वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा A और T के बीच कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल, और G और C के बीच कैसा है पूछेगा, तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल। तो आंसर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच, इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यस, ग्लूकोज है ना, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पर पेंटोस शुगर होता है, तो याद रखना ये जो पेंटोस शुगर होता है इसे बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, फॉस्फेट नहीं सॉरी, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है, तो याद रखिएगा। और इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड, तो पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, तो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं कौन सा, यस न्यूक्लियोटाइड। DNA के एक हेलिक्स का लेंथ पूछता है ना, एक हेलिक्स का लेंथ कितना होता है, तो आंसर याद रखना 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं, हमको 5 बेस पेयर मिलते हैं, और डिस्टेंस कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यदि एक हेलिक्स का लेंथ लाता हूं मैं, तो 10 बेस पेयर और 3.4 इसका डिस्टेंस, तो ये कैंसिल होगा, तो आंसर क्या होगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन और याद रखिएगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, कितना हेलिक्स लेंथ होता है, 3.4 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है, तो आंसर है डिस्कॉइडल टाइप का। किस टाइप का होता है, डिस्कॉइडल टाइप का होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो मदर प्लेसेंटा जो होती है अपने बेबी को न्यूट्रिशन देती है, एक्सचेंज गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, इवन एक्सक्रीटा जो भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी बॉडी से बाहर करती है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मनुष्य में जो अंडे का विभाजन होता है वो कैसा होता है, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। हमें पता है ना कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, बताइए, जाइगोट बन जाता है। इसके बाद स्टेज स्टार्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ये क्लीवेज कहलाता है। अब यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्लीवेज किस टाइप का होता है, तो आंसर याद रखना है, ह्यूमंस की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे, होलोब्लास्टिक, और क्या होता है अनइक्वल, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। इसी के थ्रू क्या होते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके क्या होते हैं बताइए, 32 सेल्ड स्टेज आता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस अवस्था में बेबी का क्या होता है, इम्प्लांट होता है। कौन सी
लेयर में बेबी इम्प्लांट होता है पूछेगा। तो याद रखना यहाँ पर 3 लेयर होते हैं, एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और एक होता है एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर्स हमको यहाँ पर क्या होते हैं बोलो देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर वाला क्या होता है पेरीमेट्रियम, बीच वाला होता है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला क्या होता है एंडोमेट्रियम। बेबी इम्प्लांट कहाँ करता है क्वेश्चन पूछेगा, तो यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूट्रस के कौन से पार्ट में एंडोमेट्रियम, कौन से पार्ट में एंडोमेट्रियम। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है। अगेन इवोल्यूशन का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और उसके थ्योरीज को अच्छे से ध्यान रखना है। खैर हम पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से, तो आप वहां पर खुद समझ जाएंगे। अगला पॉइंट है एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द एनालॉगस। देखिए एक क्वेश्चन आता है होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन किसको बोलते हैं। देखो एनालॉगस और होमोलोगस ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। होमोलोगस क्या होता है मैं पहले पहले बता देता हूँ, फिर एनालॉगस बता देता हूँ। देखो होमोलोगस मतलब क्या होता है, जब कोई जब किसी की ओरिजिन क्या होती है सेम होती है, बट उसका फंक्शन क्या होता है बताओ अलग होता है, फंक्शन क्या होता है डिफरेंट होता है, तो वो कहलाता है एनालॉगस, सॉरी होमोलोगस। जैसे कि यदि मैं आपको बता दूं चमगादड़ दे दूं आपको, चमगादड़ हो गया, शेर हो गया, वेल मछली हो गई, और मैं ह्यूमंस को ले लेता हूं, इन सब का अपर लिम्स ले लो, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस ले लो। सारे चीजों में देखा जाए तो सब में क्या होता है देखने को मिलता है अपर लिम्स में। तो ओरिजिन सब में क्या है बताओ सेम है, लेकिन फंक्शन सबके क्या है बताओ अलग अलग है। जैसे कि चमगादड़ इससे क्या हो रहा है बोलो उड़ रहा है, शेर क्या हो रहा है बोलो दौड़ रहा है, हाँ ब्लू व्हेल क्या कर रहा है बोलो तैर रहा है, और ह्यूमंस क्या कर रहा है बोलो पकड़ रहा है। तो सबके फंक्शन क्या है बताइए अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा जिसकी ओरिजिन क्या होती है सेम लेकिन फंक्शन अलग होता है उसको होमोलोगस कहते हैं। तो इसका उल्टा कर दूं तो जिसकी ओरिजिन क्या होगी डिफरेंट होगी, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ सेम हो जाएगा। सब अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे लेकिन सबका काम क्या होगा एक जैसा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करते हैं और वो एग्जाम्पल्स याद करना है। तो एक एवोल्यूशन को हम देख रहे हैं, एवोल्यूशन में थर्ड क्वेश्चन है जो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है। अब ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए होता है, देखो रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया। यहाँ पर ब्लू जो रिवोल्यूशन है वो फिशरी के लिए होता है, और मतलब मत्स्य पालन के लिए कहा जाए तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, फसल के लिए तो सबको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति है ना। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। एक और चीज में अपन यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि जब जूलॉजी पर हम ध्यान देते हैं तो दो चीजों पर आपने गौर किया होगा, एक तो है इवोल्यूशन और सबसे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे बनते हैं। वैसे ही बॉटनी पे ले लो तो इकोलॉजी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जेनेटिक्स पे बनता है। तो हमको मेनली यहाँ पर याद रखना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ना है। 2 से 3 क्वेश्चन तो लगभग लगभग यहीं से लपटा जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। अब देखो बैक्टीरियल डिजीज किससे होता है, बैक्टीरियल डिजीज से कौन सा बीमारी होता है अमीबिक डिसेंट्री। ये जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एथलीट्स फूड, फंगल डिजीज जो बहुत सारे होते हैं फंगस वगैरह से हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिप्थीरिया, यस ये जो है वो क्या है बताइए बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है
तो आंसर क्या देना है, डिप्थीरिया देना है। तो अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। इक्थियोफिस क्या है? तो लिमलेस एम्फीबियंस जो होते हैं उसे कहा जाता है एक्थियोफिस। अगेन चौथा क्वेश्चन क्या है बताओ, इवोल्यूशन का है। तो इन लोग इवोल्यूशन को पकड़ के ये चौथा क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, रिप्रोडक्शन से मान लो 4-5 क्वेश्चन बन रहा है, हार्मोन हार्मोन सब मिला के, और ये हो गया, और ह्यूमन हेल्थ डिजीज हो गया। तो ये 3 टॉपिक है जिसको हमको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। सभी कोशिकाओं में डिफेक्टिव जीन का करेक्शन किया जा सकता है, ये तो अब कंसेप्ट वाइज, मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है, जर्म लाइन थेरेपी हम इसमें क्या करते हैं बोलो, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेबल बीमारी है? देखिए फिर से डिजीज वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से फैलता है, संक्रामक बीमारी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर 4 बीमारियां दी हुई हैं, चारों को थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि किसमें किसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे डायबिटीज, आपको पता है ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। हाइपरटेंशन एज रिलेटेड बीमारी है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो बीपी भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और डाइट प्रॉब्लम भी है, आप खाना कैसा खा रहे हो ये भी डिपेंड करता है। क्वाशियोरकर, प्रोटीन की क्या होती है बोलो, कमी होती है, उसे बोलते हैं क्वाशियोरकर। और ये तीनों के तीनों फैलने वाली बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, अब ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या टीबी फेफड़ों में हो सकता है या बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकता है? और टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, जरूर मुझे बताइएगा। हम जब इसका थ्योरी पोर्शन है हमारा, वो आप लोगों से देखेंगे तो आपको उसमें क्या आएगा बोलो, समझ में आएगा। एक और बात, ऐसे स्टूडेंट जो अभी तैयारी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़ के इन सब क्वेश्चन को आसानी से समझना चाहते हैं, तो कुछ डेमो लेक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल्स पे, आप जाइए देखिए। हमारे पढ़ाने का तरीका, जो कंसेप्ट है उसे बहुत आसान भाषा में, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ईजिली भाषा में उसे समझाया जाता है। दूसरा चीज, पीडीएफ कौन सा बुक पढ़ें, तो हम जो बुक प्रोवाइड करेंगे वही सफिशियंट होगा, उससे आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। नंबर थर्ड, टेस्ट की बात करते हैं। आप कितनों थ्योरी पढ़ लो, कितनों प्रैक्टिस कर लो, यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा गैप होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये तीनों के तीनों आपको मिलता है। हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन मोड पे ही कोर्स रहेगा, ऑफलाइन मोड पे ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप सारे के सारे ऑनलाइन लेक्चर्स को देखकर बहुत अच्छा अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये कोर्सेस अभी दिवाली के टाइम में आपको ऑफर मिल रहा है। तो इसमें जो आप लोग याद रखें कि जो हमारा कोर्स है वो टोटल है, तो ये हमारा कोर्स है जिसमें आप दिवाली ऑफर जो है उसका बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसमें हमारे कोर्स जो 5,000 का जो कोर्स है आप लोगों को अभी 50% ऑफ में मिलता है 2,599 में। तो एक बेहतरीन थ्योरी, और बेहतरीन थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा चीज़ आपको लेना है, बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी की तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप लोगों को कांटेक्ट करना है। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7828475503 पे आप कॉल करके हमसे ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो होगा, साथ ही साथ आपको इसमें लाइव लेक्चर मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स और क्लासेस खत्म होने पर डीपीपी मिलेंगे, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि साथ ही साथ क्या होता रहे, प्रैक्टिस होता रहे। ये कोर्सेस आज से ये अपने स्टार्ट हो जाएंगे, आज है 18 अक्टूबर। तो याद रखिएगा ये पूरा हमारा जो कोर्स है वो 30 अक्टूबर तक के है, जिसमें आप ये ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं 2,599 रुपये में। तो किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, क्वेश्चन हो,
आपसे रिलेटेड कोर्सेस से संबंधित, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप बेहतरीन बायोलॉजी का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो वापस हम आते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो जैसे दिया है, सामान्यता वृद्धि ग्राफ होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एस शेप, जो एस शेप का होता है वो कैसा ग्रोथ होता है? सिग्मोइड होता है। जो कैसा ग्रोथ होता है? जो ग्रोथ होता है सिग्मोइड शेप का होता है। तो वृद्धि ग्राफ कैसा होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एस आकार का होता है, जिसको हम सिग्मोइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक एसेसरी अंग कौन सा है, उत्सर्जी अंग कौन सा है? आपको पता है ना, उत्सर्जी अंग की बात कर रहा है यहाँ पर। तो हमें बताना है कि हार्ट है कि स्टमक है कि लिवर है कि इंटेस्टाइन है। तो याद रखना, यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो एसेसरी ऑर्गन तो ऑब्वियस ही बात है, हार्ट हो नहीं सकता, स्टमक हो नहीं सकता, इंटेस्टाइन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? लिवर है। क्यों? क्योंकि लिवर में आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में बनने वाला जो अमोनिया होता है वो किसमें बदल जाता है? यूरिया में। और आप सभी को पता है यूरिया फिर कहाँ चला जाता है? हमारे किडनी में। तो कुल मिला के यहाँ पर ये इसको क्या उत्सर्जी अंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्सक्रीट कर रहा है और बहुत सारे टॉक्सिक को डिटॉक्सिक करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैलस का इनक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? तो ये क्वेश्चन आता है कि ये तो सिंपल डाटाबेस है, आपको याद रखना है कि गैलस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। और जूलॉजी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो जंतु जिसमें सीटी और नेफ्रिडिया जो दोनों पाए जाते हैं। तो जंतु जिसमें सीटी और नेफ्रिडिया दोनों क्या होते हैं बोलो, देखने को मिलते हैं, वो कौन सा है? सी माउस। कौन सा है बताओ? सी माउस। तो ये सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर हमने प्रैक्टिस कराया है। फिर से एक बार, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके हिसाब से आप क्या करिएगा बोलो? प्रैक्टिस करिएगा और थ्योरीज को देखते रहिएगा। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जो बॉटनी वाला है वो सेक्शन लेकर आएंगे। और जिनको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ये कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं 7828475503 पे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।